हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग ईवीएस का एनसीईआरटी नोट्स सॉल्व कर रहे हैं। और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि जो आपके 15 नंबर के एनसीईआरटी आती है और 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं, तो जब तक आप ये एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ेंगे तो 15 नंबर आपके नहीं आ पाएंगे। तो ये जो है कि वीडियो दोस्तों कक्षा 4 की होने वाली है। इसके पहले हम लोग कक्षा 5 के जितने सारे क्लास हैं उस सब क्लास के हमने एनसीईआरटी सॉल्व करवा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जा कर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज जो है कि ये कक्षा 4 का हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये कक्षा 4 और कक्षा 3 का ख़त्म होते ही आपको जितने MCQ हैं वो सारे कराए जाने लगेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की जो है कि नई नई वीडियो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ थंबनेल में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी पे आधारित और इस तरह के प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, जैसे हाथी से और पक्षियों से, और दोस्तों स्कूल जाते हुए बच्चे कैसे किस तरह के स्कूल जाते हैं, मतलब किस साधन से स्कूल जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और देखेंगे कक्षा 4 का पार्ट 1। चलिए अध्याय 1 में दोस्तों बात की गई है कि अलग अलग प्रदेशों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, किस साधन से जाते हैं, कैसे तकलीफ़ें होती हैं उनको, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये बात की गई है असम के बारे में। और ये असम में आप देख रहे होंगे, ये असम के बच्चे हैं और बाँस से बना पुल, ये बाँस का बना हुआ पुल है, और 2 से 4 या 5 बच्चे इस पर चढ़ करके नदी को पार करके या नहर को पार करके जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो चारों तरफ पानी रहता है, तो बच्चे इस तरह के बाँस के बने पुलों पे चढ़ करके अपने स्कूल जाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, यानी असम में थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, और कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते, तब भी बच्चे क्या करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बाँस को पकड़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, एक हाथ में इन्होंने किताब उठाया हुआ है और एक हाथ से बाँस को पकड़े हुए हैं। ठीक है, हम जल्दी बाँस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ये जो क्या है, रस्सी से और बाँस से बना पुल, ये लोग जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। तो पूछा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, हम लोग बाँस के पुल और रस्सी से बंधी हुई बाँस के पुल से हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। बताइए किस प्रदेश की बात की जा रही है, तो असम की। इस तरह जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला बात की गई है दोस्तों लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बच्चे किस प्रकार स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली में 2 या 4 बच्चे बैठ करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फीला और पहाड़ी एरिया होता है, तो इनको जाने में दिक्कत होती है, और नदी को भी पार करना होता है, तो ये ट्रॉली से जाते हैं। ठीक है, और इस ट्रॉली से जाते हैं, और इसका पूरा विवरण यहाँ दिया हुआ है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। ठीक है, ये भी बच्चे क्या करते हैं, नदी पार करके स्कूल जाते हैं। खूब चौड़ी और गहरी नदी, जो नदियाँ होती हैं खूब चौड़ी होती हैं और गहरी भी होती हैं। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये क्या करते हैं दोस्तों, लोहे के तार पे, यानी उसको उन्होंने रस्सी बोल रहा है कि लोहे की रस्सी लगी होती है। ठीक है, उसके बाद यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बंधी रहती हैं। ये क्या किया जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसे ये लोहे की रस्सी आपको दिख रही होगी, इधर भी दिख रही होगी, तो ये क्या करते हैं, एक तरफ आप इसको अच्छे से बांध देते हैं। जैसे आपको भी 2 रस्सियाँ बांधनी होती है, तो ये दोनों किनारों पे क्या करते हैं, मजबूती से बांधा जाता है। तो यहाँ भी किससे बांधा गया है, पेड़ों से या पत्थरों से बंधी रहती हैं। ट्रॉली किसे कहते हैं, तो ये लकड़ी से बना झूला एक प्रकार का होता है। अगर ट्रॉली की बात की जाए तो ट्रॉली क्या होता है, उनकी ट्रॉली कैसे होती है, तो लकड़ी से बना एक उनका क्या होता है, झूला होता है। ठीक है, पुली की मदद से इस रस्सी पर रखती है। ये ट्रॉलीज होती है,
पुली एक लगी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुली है और इस पुली की सहायता से ये रस्सी के एक पार से वो पार ये लोग जाते हैं लेकर के। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुँच जाते हैं नदी के उस पार। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। एक ट्रॉली होती है जो लोहे की रस्सी होती है, दोनों तरफ से बंधी होती है और बीच में एक लकड़ी की ट्रॉली लगी होती है और उस ट्रॉली में बैठ के कितने बच्चे, 4 या 5 बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। तो ये बात की गई है लद्दाख के बच्चों के बारे में कि लद्दाख के बच्चे इस प्रकार स्कूल जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं सीमेंट के भी पुल दिखते होंगे। आपके गांव में हर जगह ऐसे पुल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आम सी बात है कि पुल आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो ये पुल जो होते हैं किसके बने होते हैं, सीमेंट और लोहे की सरिया मिला करके इसको बनाया जाता है। तो उसी के बारे में बात की गई है कि सीमेंट का पुल आपने देखा होगा, हमें कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। यानी ये नॉर्मल गाँव के बारे में बात की गई, यानी हर जगह पे ऐसे पुल देखने को मिलते हैं। ये पुल किसके प्रकार बने होते हैं, सीमेंट से, ईंटों से और लोहे के सरियों से बना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल पार करते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह के पुल जो कि आम बात है, हर जगहों पे मिलते हैं। लेकिन जैसे मेन कुछ जगह है, जैसे असम हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ के कुछ बच्चे अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए ये बात की गई है दोस्तों बल्लम के बारे में, और ये बल्लम जो है दोस्तों केरल के बारे में बात किया गया है। और ये बल्लम होता क्या है, और ये बल्लम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ के बच्चे बल्लम से जाते हैं और ये बल्लम होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम जो है एक प्रकार की क्या है, नाव है, और ये नाव दोस्तों नदी पार करने के लिए किया जाता है। और ये लकड़ी की बनी होती है, किसकी बनी होती है, एक लकड़ी की बनी नाव को ही क्या कहते हैं, बल्लम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे इस पे चढ़ करके क्या स्कूल जा रहे हैं। तो पूछा जाए कि बल्लम किस राज्य का है, तो बताएंगे केरल, और बताएंगे केरल के बच्चे बल्लम में बैठ करके नदी को पार करके अपने स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे दोस्तों, ये जो है कि ऊँट के बारे में बात किया गया है कि ऊँट गाड़ी से बच्चे कहाँ जाते हैं, और ये मैदानी इलाकों में बात की गई है कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये जो कि ऊँट गाड़ी से बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, तो ये बात की गई है राजस्थान की। और आपको पता है कि रेगिस्तान का जहाज़ भी ऊँट को माना जाता है, और ये ऊँट का अधिकतम प्रयोग राजस्थान में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊँट गाड़ी पे बच्चे बैठ करके क्या जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और इसमें से एक बच्चा जो है कि ये बताता है, चाहे इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान यानी राजस्थान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्न देगा, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, तो बताइए वो बच्चे कहाँ के हैं, तो बच्चे किस जगह की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊँट गाड़ी से लोग कहाँ जाते हैं, चाहे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो राजस्थान के बच्चे ऊँट गाड़ी से जाते हैं। अब इधर देखेंगे बैलगाड़ी। अब तो जाहिर सी बात है बैलगाड़ी आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हम लोगों के समय क्या हुआ करता था, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, इस पे सामान ढोने के काम आया करती थी। लेकिन अब लोग जो है कि आधुनिक हो गए, ट्रैक्टर, ट्रक ऐसे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बच्चे भी क्या इस तरह के वस्तुओं पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है कि बताई गई है, कहानी बताई गई है कि उस समय के बच्चे कैसे स्कूल जाया करते थे, चाहे कौन कौन से साधन थे। तो देखिए ये बैलगाड़ी है। ठीक है, हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, ये बैलगाड़ी धीरे धीरे खेतों में होते हुए, हरे हरे फसलों से होते हुए, तेज धूप हो या बारिश हो, तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, अगर बारिश भी पड़े या ज़्यादा धूप भी हो, तो ये बच्चे अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं और बैलगाड़ी पे बैठ करके क्या अपने गाँव से स्कूल जाते हैं। और ये जो बैलगाड़ी है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बैलगाड़ी कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो मैदानी भाग के इलाकों में ये बैलगाड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, और इसमें बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें बस इम्पोर्टेंट यही है कि ये राजस्थान वाला याद कर लीजिए कि राजस्थान में बच्चे क्या करते हैं, ऊँट से पढ़ने जाते हैं, और मैदानी इलाकों में बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब देखेंगे दोस्तों ये जुगाड़ गाड़ी के बारे में। ऐसी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती होंगी, उत्तर भारत में तो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन ये जो है कि उत्तर प्रदेश के जो कि पूर्वी ज़िले में बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आप पश्चिमी ज़िले में जाते हैं इस तरह की गाड़ियाँ बहुत सारी मिलती हैं। एक या दो इधर पूर्वी ज़िले में देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको उधर पश्चिमी ज़िले में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जुगाड़ वाली देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये देखिए इसके बारे में बात किया गया कि ये जुगाड़ गाड़ी है और इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ठीक है, ये जुगाड़, और जुगाड़ क्या होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला करके एक जब नई वस्तु बनाई जाती है तो उसे जुगाड़ कहा जाता है। चाहे बेकार चीज़ों से मिला करके एक नया चीज़ बना दिया जाता है तो वो जुगाड़ कहलाती हैं। ठीक है, और भारत जुगाड़ में बहुत ही आगे है। तो यहाँ पे देखेंगे यह फटफट करती हुई चलती है। ये जो जुगाड़ गाड़ी है इसका नाम है, ये जो गाड़ी दिख रही है ये जुगाड़ नाम है, और ये फट करते हुए चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखोगे आप तो ये क्या होती है, मोटर बाइक है। क्या है, मोटर बाइक। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी है। तो पूछा जाएगा कि जुगाड़ गाड़ी कैसे बनी है, तो जुगाड़ गाड़ी एक जुगाड़ से बनाई जाती है। आगे देखोगे तो लगेगा कि मोटरसाइकिल है, और पीछे से देखोगे तो लकड़ी के बने ट्रॉली दिखेंगे या फट्टे दिखेंगे। ठीक है, तो ये है जुगाड़ गाड़ी, और जुगाड़ गाड़ी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें 10 से 15 बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं। आप अच्छे अच्छे सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। तो जुगाड़ गाड़ी बहुत ही जुगाड़ की है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इधर बात करते हैं दोस्तों पहाड़ियों के तरफ, चाहे उत्तराखंड के तरफ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर की पहाड़ियों के तरफ, और कुछ जंगलों से होते हुए भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ से सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ ज़्यादा घने जंगल रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या होंगे, अंधेरे रहेंगे दिन में भी। और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए अगर जंगल होगा तो जंगल में जाहिर सी बात है दोस्तों क्या प्रकाश नहीं आएगा, तो दिन में भी अंधेरा रहेगा और वहाँ पक्षियों की आवाज़ अच्छी सुनाई देगी। ठीक है, और फिर बात करते हैं ये उत्तर की पहाड़ियों के बारे में। तो आप देख रहे होंगे इमेज में चारों तरफ क्या है, बर्फ़ है। ठीक है, तो उत्तर की पहाड़ियों में चारों तरफ बर्फ़ है, और यहाँ बहुत ही कठिनाई होती है बच्चों को स्कूल जाने में, क्योंकि हमेशा बर्फ़बारी होती रहती है। तो यहाँ पे बात किया गया कि बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ठीक है, ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो देखिए जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे बच्चे बहुत सावधानी से स्कूल जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो पड़ती है, अगर अभी जल्दी बर्फ़ पड़ी होती है तो उसमें पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ ज़्यादा समय तक रहती है तो वो जम जाती है, तो उस पर फिसलने के भी चांसेस होते हैं। तो बहुत ही सावधानी से ये बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे उत्तराखंड में जो है, ये उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उत्तराखंड जो है कि पहाड़ी क्षेत्र है, और उसमें ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते दोस्तों आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थर वाले हैं, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों ये अध्याय 2 है, और अध्याय 2 में कुछ जानवरों के बारे में बात की गई है, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे अध्याय 2 में जो जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होती है दोस्तों, वो उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उसके कारण होता है। जैसे आप देखेंगे तो गिलहरी पे कुछ अलग सा एक साइन होता है, और जो है कि चीता, चाहे बाघ, चाहे शेर, चाहे जेब्रा, इन पे भी धारियाँ दिखाई देती हैं। तो ये जो धारियाँ होती हैं, चाहे जो इन पे शरीर पे डिज़ाइन होती है, वो उनके बालों के कारण होती है। ठीक है, अगर जिन पे बाल नहीं रहेगा तो उनके शरीर पे डिज़ाइन नहीं रहेगी, तो वो बाल के कारण ही उनके शरीरों पे डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। साफ साफ पहले लाइन में यही कह रहा है। ठीक है, अब अगला देख सकते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और वे बच्चे देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो जानवर होते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं,
क्या कर रहा है, जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, यानी कान भी बाहर दिखाई देने चाहिए, शरीर पे बाल होना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे शेर है, शेर के देखिए, शेर के बाल भी है और शेर के ऊपर शेर का क्या है दोस्तों, कान भी है, और इसका कान बाहरी कान है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। और जिन जानवर के दोस्तों कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे जितनी सारी चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों के कान दिखाई नहीं देते और वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जितने जानवर हैं, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे जैसे लोमड़ी है, तो लोमड़ी के कान क्या बाहर दिखाई देते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चा देती है। चूहा को देखेंगे, चूहा भी क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। फिर हाथी देखेंगे दोस्तों, हाथी भी क्या करती है, बच्चा देती है। चिड़िया जो है कि दोस्तों अंडा देती है, मोर भी अंडा देती है, भैंस दोस्तों बच्चा देती है। इस तरह की जो है कि आप देख सकते हैं, ये सारा टेबल है, बच्चों को सजाने के लिए ये दिया गया था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कानों के बारे में बात की गई है कि किस पक्षी के कहाँ कान होते हैं और किस जानवर के कैसे कान होते हैं। तो कानों के बारे में बात की गई, तो देखिए कुछ जानवरों के कान दिखाई देते हैं और कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कि चिड़िया है, तोता है और ये जितने सारे जानवर हैं, कौवा है, ये इन सभी जानवरों के आप देखेंगे तो चाहे मगरमच्छ है, इन दोनों सभी के कान आपको बाहरी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तब भी ये लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, और क्यों सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंख से ढके रहते हैं। देखिए उनके जो ये छोटे छोटे बहुत ही छिद्र वाले कान होते हैं और पंखों से इनके या बालों से ढके रहते हैं। इनको पता आप नहीं देख सकते हैं या आपको पता नहीं चलेगा, और इन्हीं के मदद से वो क्या करते हैं, पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली भी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप छिपकली है, छिपकली के भी बहुत छोटे से छेद वाले कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। देखिए मगरमच्छ के भी कान होते हैं, छिपकली के भी कान होते हैं, पक्षियों के भी कान होते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है, और इसी छिद्र की सहायता से ये सभी जानवर अपनी अगल बगल की आवाज़ों को सुनते हैं, ठीक है। तो ये रहा कान से संबंधित प्रश्न, और आप लोग को याद बस ये करना है कि पक्षियों के भी कान होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये अध्याय 3 का ही प्रश्न है, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और ये हाथी से प्रश्न आप उठा करके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछेगा। हाथी के झुंड से प्रश्न आता है, हाथी से प्रश्न आता है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा है। कह रहा है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो साफ साफ इसमें कथन देगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते और झाड़ियों को क्या करता है, खा जाता है। तो साफ साफ याद रखेंगे कि एक हाथी क्या करता है, और वो भी बड़ा हाथी, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ क्या करता है, खा सकता है, चाहे खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ठीक है। यह केवल एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी 2 से केवल 4 घंटा ही सोता है। तो अगर हाथी के सोने का समय दिया हो तो 2 से 4 देना चाहिए, तो यहाँ पे सही होगा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद आता है, ठीक है। हाथी कहाँ खेलती है, पानी और कीचड़ में, उसे बहुत ही पसंद आता है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है, पानी में जब वो रहता है तो उसको ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखिए फैक्ट याद करेंगे, एक वयस्क हाथी यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ठीक है। और इसको कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद आता है, कीचड़ और पानी में खेलना पसंद आता है, और इसको इससे ठंडाई मिलती है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके बाहरी कान होते हैं, जब गर्मी लगती है तो ये अपने कानों से पंख करता है, आप देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये जो कि हाथी के झुंडों के बारे में बात की गई है,
तो ये सभी दोनों मिला करके यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे हाथी के झुंड से जो प्रश्न आता है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। देखिए जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें बस हथनियाँ और उसके बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, यानी सबसे बड़ी, जैसे आपका भी घर है दोस्तों, तो जो आपसे सबसे बुजुर्ग होता है लगभग वही क्या करते हैं, आपके मालिक होते हैं। जैसे मम्मी पापा आपके गार्जियन होते हैं, उसी प्रकार इनके एक झुंड में एक जो हथनी होती है, सबसे जो बुजुर्ग होती है, वही उसकी नेता होती है, चाहे वही उनकी गार्जियन होती है। ठीक है, हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। देखिए हथनी रहती है और बस केवल उसके बच्चे रहते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, केवल हथनी रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है, 10 से 12 होती है। और ये लगभग 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं। जब ये 14 वर्ष या 15 वर्ष के रहेंगे तभी एक साथ झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर ये झुंड छोड़कर निकल जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जब एक दूसरा हाथी अगर किसी दूसरे परेशानी में पड़ा है तो ये सभी एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर से याद करेंगे, एक हाथी क्या है, एक दिन में 100 किलो ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा सकता है। इसे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद आता है और इसके बाहरी कान होते हैं, ये अपने कान से हवा करता है जब ज़्यादा गर्मी होती है तो। फिर उसके बाद हथनी और बच्चे एक साथ रहते हैं झुंड में, और इस झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो क्या होती है, इसकी नेता होती है। और एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनी और उसके बच्चे रहते हैं, और 14 से 15 साल तक ये झुंड में रहते हैं। उसके बाद ये लोग झुंड क्या कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। और ये परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात की गई कक्षा 4 के अध्याय 4 की। ठीक है, इस 4 में एक राजस्थान में एक पेड़ होता है जिसका नाम है खेजड़ी, और इस खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात की गई है इसमें। और ये राजस्थान जोधपुर खेजडली गांव के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसको देखेंगे और इसमें क्या कहानी है इसको देखेंगे। तो राजस्थान के इस खेजडली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। ठीक है, खेजड़ी जो गांव था दोस्तों, खेजडली, वहाँ पे खेजड़ी के बहुत से, उस पेड़ के नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा। और उसमें बहुत से क्या थे, खेजड़ी के वृक्ष थे। गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। देख यहाँ पे कुछ लकड़ी काटने वाले आए और पेड़ों को काट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने 300 साल पहले उस पेड़ के साथ चिपक गए थे कि हमको भी काटिए, तब पेड़ जो है कि कटने देंगे। और आज भी जो दोस्तों 300 साल के बाद भी वहाँ एक समाज है जिसका नाम है बिश्नोई समाज, और ये बिश्नोई समाज आज भी उस खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करता है। और इलाका उनका अभी भी हरा भरा है, और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर भी वहाँ पे घूमते हैं। तो वहाँ पे बिश्नोई समाज है वो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करता है। आज भी वो पर्यावरण से के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। 300 साल बीत गए तब भी। ठीक है, और ये अगला जो है कि दोस्तों और पॉइंट इसमें देखते हैं इसी अध्याय के। अब खेजड़ी वृक्ष क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ जो है कि आपको खेजड़ी वृक्ष देखने को मिलेगा। ये कम पानी सोखता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हरा भरा रहता है रेगिस्तान में भी। अब देखेंगे खेजड़ी वृक्ष क्या है और क्या कह रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जाहिर सी बात है जहाँ कम पानी की ज़रूरत होगी दोस्तों तो ये पेड़ अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत थोड़ी कमी है। अब देखेंगे इस पेड़ की छाल दवा के काम भी आती है। तो ये जो पेड़ है खेजड़ी का जो पेड़ है, इसकी छालों से दवा भी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, इसीलिए लोग क्या करते हैं, व्यापारिक लोग इसकी लकड़ी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों लकड़ी बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि इसमें कीड़े ही नहीं लगेंगे। लेकिन वहाँ का बिश्नोई समाज जो है इस पेड़ को काटने से क्या करता है, आपको मना करता है। ठीक है, पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। इसकी पेड़ की जो फली होती है दोस्तों, उसकी सब्जी भी लोग बना के खाते हैं, और वहाँ के जो पत्तियां होती हैं वहाँ के जानवर खाते हैं, और पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो ये खेजड़ी के वृक्ष में के बारे में बात की गई। ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसकी जो छाल होती है उससे दवा भी बनाई जाती है, और इसके छाँव में बच्चे खेलते हैं, और इसकी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वहाँ के जानवर खा करके पलते हैं।
तो ये जो जानकारी थी खेजड़ी वृक्ष से थी और इस खेजड़ी वृक्ष को आप लोग ज़रूर याद करिए। अब आगे चलते हैं और एक जो 5वां अध्याय है, और ये 5वें अध्याय में बात की गई है एक अनीता कुशवाहा के बारे में। और चमकता सितारा, यानी चमकता सितारा उनको कहा जाता है जो साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ, चमकते सितारे में साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ बताई जाती हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी क्या कर दी, बदल दी। तो ये अनीता है, ये अनीता क्या करती हैं, इनके यहाँ कुछ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए और इनके अलावा कुछ और बच्चे, इनसे बड़े बच्चे जो है कि बच्चों को कोचिंग कराते थे यानी ट्यूशन देते थे। तो वो लोग क्या करते थे, इनसे जलते थे और इनके आसपास जो आने वाले बच्चे थे उनको क्या करते थे, डराते थे, धमकाते थे। तो इनके यहाँ जो बच्चे आते थे उनकी संख्या कम हो गई, फिर बस 2 ही 3 बच्चे इनके यहाँ आकर के पढ़ते थे। फिर बाद में ये अच्छा पढ़ाती थी तो इनके पास जो है कि और बहुत सारे बच्चे आने लगे। तो इन्हीं की कुछ कहानी है। फिर जा कर के ये आगे मधुमक्खी पालन करती हैं और भी इनकी सारी बहुत कहानी उसमें बताई गई है। तो ये जो है RTE अधिनियम से आपको पूछा जाता है कि RTE अधिनियम 2000 क्या है। तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, और इसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, देखिए RTE 2009, इसमें बताया गया है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान संविधान में भी है। तो इसे आप देख लेंगे कि RTE अधिनियम 2009 क्या कहता है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। ये माता पिता को भी इनका दायित्व होता है कि बच्चों को इतनी शिक्षा अवश्य दिलवाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक स्टेट है उसके बारे में बात की गई है, बिहार के, और ये बिहार के मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर दोस्तों आपको पता है लीची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और उस गांव में एक मुजफ्फरपुर नगर में दोस्तों यहाँ पे लोचा गांव, कौन सा गांव, लोचाहा गांव, सॉरी लोचाहा गांव। और इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। देखिए ये जो मधुमक्खी होते हैं ये लीचियों के पेड़ पे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। देखिए बिहार के मुजफ्फरनगर और लोचाहा गांव के लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ लीची बहुत ज़्यादा है और वहाँ मधुमक्खियाँ भी ज़्यादा पाई जाती हैं जो उनके रसों को चूस लेती हैं, फिर अपना एक शहद का निर्माण करती हैं। मधुमक्खी पालन कर सरकारी कोर्स भी किया जाता है। देखिए मधुमक्खी पालन का सरकार कोर्स भी करवाती है, आप उस कोर्स को कर करके मधुमक्खी पालन करना सीख सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय है। देखिए पूछा जाएगा कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर, ये अक्टूबर से दिसंबर के समय मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं और ये अंडे देने का उनका अच्छा समय होता है। और मधुमक्खी पालन करने का भी, अगर दोस्तों जब अगर आपको मधुमक्खी पालन करना हो तो आप कोर्स करिए। कोर्स करने के बाद उसको पालने का जो अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं और बच्चे पैदा होते हैं और वे क्या करते हैं, जा करके रसों को ला करके छत्तों में लगाते हैं और इससे ज़्यादा शहद आपको प्राप्त होता है, ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है, ठीक है। साफ साफ दिया गया कितना, एक बक्सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुमक्खी के बक्से हैं और बक्से में छत्ते लगाए होते हैं और इसमें क्या मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर नगर क्या है, किससे प्रसिद्ध है, लीची के लिए, और कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में एक लोचाहा गाँव है और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद प्राप्त करते हैं। और ये शहद जो है दोस्तों एक बक्से से 10 किलो तक प्राप्त हो सकता है। और ये जो है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, पालन का भी बहुत ही अच्छा ये समय होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला चलते हैं और मधुमक्खियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, और इस मधुमक्खियों की विशेष जानकारी से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इसको जो है कि आप अभी याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF ले लीजिए। एक से नहीं, अगर होता है एक बार नहीं होता है याद, तो 2 बार 3 बार वीडियो देख करके इन फैक्टों को ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता है दोस्तों, उससे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ देखेंगे हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। जैसे आपके परिवार में एक गार्जियन होता है, उसी प्रकार
हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे देने का काम कौन करता है पूछेगा तो रानी मधुमक्खी। फिर देखेंगे छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नर मधुमक्खी, उनका कोई एक काम छोड़ करके कोई उनका विशेष कार्य नहीं होता है। यानी नर मधुमक्खियों का छत्तों में कोई काम नहीं होता, ये बेकार के होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नर मधुमक्खियों का कोई कार्य नहीं होता है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। देखो इसे श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खियाँ। और ये श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? दिन भर यही फूलों से शहद लेकर के छत्तों में लेकर आने का काम इन्हीं का होता है। ये मजदूर होती हैं समझ लीजिए, और ये सारा काम ज़्यादा से ज़्यादा काम यही मधुमक्खियाँ करती हैं, वो मादा होती हैं। और नर ऐसा काम नहीं करते, नर बस छत्ते में लगे रहते हैं आसानी से, उनका कोई काम विशेष नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, ठीक है, अगर कोई फूल है या लीची है, उसके फूल पे अगर आपको रस मिल जाएगा उस जो मधुमक्खी है, तो वो एक प्रकार का अलग से नाच करती हैं, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को यह पता चल जाता है कि किस फूल पे ज़्यादा जो है कि रस है। जैसे हम लोगों को अगर कहीं कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं तो हम लोग फ़ोन करके दूसरे को बुलाते हैं कि आओ यहाँ पे क्या दावत है, अच्छे अच्छे खाने खाना है, ठीक है, अच्छे अच्छे खाना बन रहा है, इसको खाना, ठीक है। उसी प्रकार मधुमक्खियाँ भी क्या करती हैं, अगर इनको रस मिल जाता है तो एक प्रकार का अलग नाच करती हैं, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है, और सभी मधुमक्खियाँ आकर के वहाँ के रस को निकालती हैं, ठीक है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या करती हैं? रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। देखिए जो छत्ता बनाती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं, और शहद बनाने का भी उन्हीं का काम होता है। बच्चों को पालने का भी इन्हीं बेचारी का काम होता है। देखिए जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वही बच्चों को भी पालती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। रानी मधुमक्खी क्या करती है दोस्तों? केवल अंडे देती है, ये ध्यान रखेंगे। रानी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? केवल अंडे देती है, और बाकी सब जो काम होता है वो श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। तो एक बार फिर से ध्यान से इस फैक्ट को एक बार फिर से दोहराएंगे, और दोहराने के बाद दोस्तों देखेंगे कि याद हो गया कि नहीं, ठीक है। तो देखिए मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक जो है कि रानी मधुमक्खी होती है, उसमें कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, लेकिन उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। उस छत्ते में दोस्तों श्रमिक मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं। ये शहद ढूंढ कर लाती हैं, रस ढूंढ कर लाती हैं, और शहद बनाने का और बच्चों को देखभाल करने का सारा काम किनका होता है? श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। और केवल मादा क्या करती है? अंडे देती है, और नर जो है कि कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। अब देखेंगे जिस प्रकार मधुमक्खियाँ दोस्तों एक ग्रुप में रहती हैं, एक झुंड में रहती हैं, उसी प्रकार कुछ और जो है कि कीट मकोड़े आपको दिखते होंगे झुंड में। जैसे चींटी को भी आप देखे होंगे एकदम झुंड में चलती है और एक कतार में चलती है। तो देखो चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं उसी प्रकार चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, और चींटियों का भी काम बटा होता है। जिस प्रकार मधुमक्खियों का काम बटा होता है उसी प्रकार चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटियाँ क्या होती हैं? वो अंडे देती हैं। कौन अंडे देता है? रानी चींटियाँ। और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती हैं। अब देखते होंगे जो कि चींटियाँ होती हैं तो चींटियों के बिल के सामने कुछ बहुत सारी चींटियाँ लगी रहती हैं। अगर आप उसमें हाथ लगाएंगे तो पूरा एकदम तैनात हो जाएंगे आपको काटने के लिए। तो ये जो होती हैं सिपाही चींटियाँ होती हैं, जो बिल का रक्षा करती हैं कि कोई और जानवर उसमें बिल में न जा पाए, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके बिल में न जा पाए, वो बिल की क्या रक्षा करती है, जिसे हम लोग सिपाही चींटी कहते हैं। और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं उनका काम बटा होता है, और वो भोजन ढूंढती हैं, ठीक है। भोजन ढूंढ कर क्या करती हैं? बिल तक लाती हैं। उसी प्रकार दीमक और ततैया भी क्या होते हैं दोस्तों? समूह में रहते हैं। ततैया किसे कहते हैं? जैसे दोस्तों ततैया के रूप में आपको जैसे प्रकार पीले वाले जो इस तरह के हाड़े मिलते हैं, या हाड़ी के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ भोजपुरी वगैरह में, और इसको क्या हाड़ी के नाम से जाना जाता है, और हम लोग उसे हाड़ा कहते हैं, जिसे हिंदी में ततैया कहा जाता है। जो एक पीले होते हैं, एक लाल कलर के होते हैं, यानी अलग अलग कलर के भी होते हैं। तो उन्हें दीमक और ततैया भी जो होते हैं ये भी झुंड में रहते हैं, ये भी छत्ता लगाते हैं, लेकिन ये शहद का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज का दोस्तों केवल यहीं कक्षा 4 का केवल 5 अध्याय तक हमने सॉल्व किया।
आगे जो है कि इस तरह के कक्षा 4 के और सारे 2 या 3 वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कक्षा 3 में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, तो जल्द ही इन प्रश्नों को समाप्त करके एनसीईआरटी को फैक्ट को समाप्त करके हम लोग जल्द ही एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हूबहू एकदम तैयार किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। जब इन सभी एनसीईआरटी के फैक्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जब एमसीक्यू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसके क्या महत्व हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।